नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मौर्य डॉक्टर व्लॉग में एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने बचपन में लिए चलता हूँ। बचपन के कुछ यादें आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं भी पता है कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मेरे गांव वाराणसी में हुई थी, जहां मैं कक्षा 2 तक पढ़ के फिर मुंबई आया था। दोस्तों, उस समय हमारे गांव में मनोरंजन का कुछ साधन नहीं होता था। यह करीब सन 65 से 70 के बीच की बात है। तब हम लोग शाम को स्कूल से आने के बाद माँ की गोदी में सो जाते थे और माँ से हम कहते थे, माँ हमें कहानियाँ सुनाओ। और माँ हमें कहानियाँ सुनाती थी। मैं और मेरी बहनें चारों बगल उसके सोए रहते थे और कहानियाँ सुनते सुनते सो जाते थे। माँ जो कहानियाँ सुनाती थी ना, माँ जो कहती थी, हम बंद आंखों से उसको पिक्चराइज करते थे और वह हमें वैसा ही दिखाई देता था। माँ कहती थी कि बच्चे, एक गांव था तो हमें एक गांव दिखाई देता। माँ कहती कि वहाँ पे एक सुंदर सा पहाड़ था तो हमें पहाड़ दिखाई देता। अगर कहती कि वहाँ झरना बह रहा था तो हमें झरना दिखाई देता। यहाँ तक कि झरने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। इतनी अच्छी कल्पना शक्ति होती थी बचपन में। और माँ जब कहती कि एक राजा था तो राजा दिखाई देता, और जब वो कहती एक राक्षस था तो एक राक्षस भी हमें दिखाई देता। और वह महसूस होता, सब कुछ सच्चा लगता। तो हम लोग माँ को रोज़ रोज़ परेशान करते। माँ रोज़ रोज़ कहानियाँ सुनाती। पता नहीं माँ के पास कितनी कहानियाँ थी, कितने स्टॉक थे। मेरी माँ तो कहानियाँ सुनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। और भी गांव की औरतें करीब करीब सब कहानियाँ जानती थी, वे लोग भी कहानियाँ सुनाती थी। और कुछ लोग तो गांव में कहानी सुनाने के एक्सपर्ट माने जाते थे। वे लोग जहां पुरुष लोग बैठते थे, उन पुरुषों का जब बैठक होता था तो उसमें कहानियां सुनाते थे। और वो लोग कहानियां गा गा के सुनाते थे। रात रात महफिल जमती थी, लोग कहानियां सुनते थे। और कहानियां सुन सुन के ही बचपन में हमने रामायण जाना, महाभारत जाना, अपने इष्ट देव राम कृष्ण को जाना। बहुत सी चीज़ें हमने वह माइथोलॉजी की किताबें अपनी माँ से सीखी। दोस्तों, मेरी माँ अनपढ़ थी लेकिन थी बहुत होशियार। सिर्फ उसने अपने माता पिता से जो कहानियाँ सुनी थी, उन कहानियों को याद करके उन कहानियों को हम लोगों को सुनाई करती थी। उसकी कहानियाँ आज भी मुझे बहुत याद हैं। और उसी में से एक कहानी मुझे आज याद आ गई, इसलिए मैं आज इतनी भूमिका बना के आप लोगों को कहानी सुना रहा हूँ। और ये माँ की सुनाई हुई कहानियाँ है ना, हमेशा प्रेरणा देती हैं और माँ की याद भी आती है। हम तो अपने बच्चों को कोई कहानी ना सुना पाए। हमने तो अपने बच्चों को टीवी थमा दिया था और टीवी ही उनका गुरु था, और इसी से उन्होंने जो सीखा सो सीखा। ये हमारे से गलती हुई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जो हम पाए हैं वह लोगों को बता रहे हैं कि माँ की कहानियाँ में कितना दम होता था। दोस्तों, माँ ने एक कहानी सुनाई थी कि एक किसान नवयुवक था। वो अपने माँ बाप और पत्नी के साथ रहता था। चूँकि उसके पिताजी को लकवा मार गया, इसलिए घर की जवाबदारी उसके ऊपर आ गई। तो उसे कमाना बहुत ज़रूरी हो गया। चूँकि वह किसान था तो उसके पास ज़मीन थी, तो उसने सोचा चलो मैं खेती करूं। और पिताजी को लकवा मार गया था, इसलिए पिताजी कुछ मदद नहीं कर पाते थे। उसने थोड़ा लोगों से समझा खेती बाड़ी कैसे करते हैं, बीज खरीद के लाया, खेत में हल जलाया, कुदाल फावड़े से खोदा और बीज को बो दिया। बीज उग भी आए, सब्जी की खेती लहलहा उठी। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। उस साल बरसात नहीं हुई और उसकी फसल पूरी सूख गई और उसे पूरा नुकसान हुआ। यहाँ तक कितना नुकसान हो गया कि उसके बीज के भी पैसे निकल नहीं पाए। तो वह बहुत निराश हो गया। सोचा कि किसानी करके फ़ायदा नहीं है, इसमें कुछ होता नहीं है, क्योंकि अपने हाथ में नहीं है। अगर बरसात पैदा करना अपने हाथ में नहीं है, इसलिए इसमें हमेशा नुकसान होगा। इसलिए उसने क्या किया, सोचा कि चलो मैं एक दुकान खोल लेता हूँ। और उसने एक दुकान खोल लिया, जिसे हम परचून की दुकान कहते हैं, किराना की दुकान कहते हैं, ग्रोसरी शॉप कहते हैं। और उसने मेहनत किया और दुकान खूब चल निकली। लेकिन लोग, ग्राहक तो परिचय वाले ही थे, लोगों ने खूब उससे उधारी करना शुरू किया। और इसे लगा कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसने खूब उधारी देना चालू किया। दोस्तों, 50% लोगों ने तो पैसा ही नहीं दिया
और 50% लोगों के पैसे से तो दुकान नहीं चलती, इतना प्रॉफिट तो नहीं होता। उसे धंधे में नुकसान हो गया, उसे वह भी दुकान बंद करनी पड़ी। तो उसने सोचा कि अब मैं दुकान, ये मेरे बस की नहीं है और मेरे ही सब लोग जान पहचान परिचय के हैं, अगर मैं उधारी न दूँ तो लोग नाराज़ भी हो जाएंगे, कहेंगे कि ये बहुत बड़ा आदमी हो गया है। तो उसने दुकान बंद कर दी, सोचा कि अब नौकरी कर लूँ। तो वह नौकरी करने के लिए एक लकड़हारे के यहाँ गया। लकड़हारे के यहाँ पेड़ काटे जाते थे, तो उसको पेड़ काटने की नौकरी मिली। तो वह पेड़ काटने लगा। उसके लकड़हारे के और जो कामगार लोग थे, जब वह 10 पेड़ काट लेते थे तब यह एक पेड़ काटता था। कुछ दिन तक हो गया तो लकड़हारे ने कहा, भैया आप मेरे यहाँ काम नहीं कर सकते, एक पेड़ काट के आपको मैं वेतन नहीं दे सकता। और लकड़हारे ने उसे नौकरी से निकाल दिया और वहाँ से भी वह नौकरी छोड़कर वह बहुत निराश हो गया। अपने माँ बाप का खर्च कैसे चले, अपने पत्नी का खर्चा कैसे चले, और उसे निराशा में उसे बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे, यहाँ तक कि आत्महत्या का भी ख्याल होने लगा। इन्हीं बुरे विचारों से बचने के लिए वह जंगल की तरफ चल दिया और चलते चलते जंगल में एक नदी के किनारे पहुंचा और वहीं बैठा था। सोच रहा था कि अब क्या करें, इस नदी में कूद मरे या कुछ ऐसी बात हो जाए कि उसका जीवन फिर से चल निकले। और वहीं पे आंख बंद करके सो गया। उसकी आंखें खुली तो देखा बगल में एक संत महात्मा बैठे हुए थे। संत महात्मा ने कहा, बेटा मैं तुम्हें यहाँ निराश बैठा देखा, तुम सो रहे थे तो मैं यहाँ बैठ गया, मैंने सोचा कि पूछूं मैं क्या बात है। तो उसने कहा, संत महात्मा जी बात ऐसी है कि मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ उसमें मुझे असफलता ही लगती है और मैं सफल नहीं हो पाता, जिसके कारण मैं बहुत निराश हूँ। आज मैं अपना घर छोड़ के इस नदी के किनारे आके बैठा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। अच्छा हुआ आप मिल गए, अब आप ही मुझे कुछ इसका उपाय बताइए। महात्मा ने कहा, बेटा निराश होके कुछ नहीं होता है, ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है। फिर उसने कहा कि महाराज जी आप ही बताइए, महात्मा जी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तो महात्मा जी ने कहा, अपने पीछे देखो, एक तरफ बम्बू का पेड़ है और उसके बगल में एक छोटा आम का पेड़ है, ये देखो और इससे तुम्हें उसका उपाय मिल जाएगा। उन्होंने देखा, उस नवयुवक ने उसके तरफ देखा, कहा, महात्मा जी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप ही बताइए क्या है। तो उसने कहा, बेटा देखो ये जो आम का पेड़ है और ये बगल में जो बम्बू का पेड़ है, जिसे बांस का भी पेड़ कहते हैं, दोनों को मैंने एक साथ लगाया था। लेकिन आम के पेड़ में भी मैं पानी डालता था, बम्बू में भी डालता था, लेकिन आम का पेड़ तो जल्दी से बड़ा हो गया, लेकिन बम्बू का पेड़ 2 साल तक तो सिर्फ जमीन में लगा रहा। लेकिन 2 साल के बाद जब इसने बढ़ना चालू किया तो तीसरे चौथे साल में ये 100 फुट का हो गया। तो उस नवयुवक ने कहा, महाराज इस कहानी से मेरी समस्या का क्या मतलब है। साधु ने कहा, महाराज आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपको लगता है कि बांस का पेड़ 2 साल 3 साल तक यूं ही जमीन में गड़ा रहा, इसने कुछ किया नहीं? उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो साधु ने कहा कि बेटा यह बांस का पेड़ अंदर अंदर जमीन में पड़ा रहा और उसने अपनी जड़ें जमीन के अंदर फेंकी, क्योंकि इसे बहुत ऊपर बढ़ना था। जमीन के अंदर जब यह खूब अच्छी तरह बढ़ गया तब इसने तीसरे साल में यह इतना बढ़ के ये हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है वह कुछ हो नहीं रहा है। तो जिस तरह ये बांस का पेड़ इस जमीन में इतने दिन तैयारी कर रहा था, इसकी तैयारी बेकार नहीं गई, उसी तरह तुम्हारी भी तैयारी कोई बेकार नहीं गई है। तुमने जो कुछ भी अनुभव लिया है उस अनुभव से तुमने सीखा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो तुम अगर उस अनुभव से, उस विफलता से अगर सीखते हो तो तुम भी इस बांस के पेड़ की तरह आगे बढ़ जाओगे और फिर से ऊंचे उठ जाओगे। नवयुवक को बात समझ में आ गई, फिर भी उसने पूछा, महाराज मैं करूं तो करूं क्या? उन्होंने कहा कि इस कहानी से तुम समझो और अपने घर लौट जाओ, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। नवयुवक घर लौट आया और उसने सोचा कि मैं खेती में क्यों असफल हुआ। फिर उसने सोचा कि मैं सिर्फ प्रकृति के सहारे रह गया, ईश्वर के सहारे रह गया। ईश्वर तो हमेशा कभी बरसात होगी कभी नहीं होगी, मुझे पानी के दूसरे भी विकल्प खोजने पड़ेंगे। तो उसने एक कुआं खोदा और उसमें एक बोरवेल लगाया और उस पानी से जब फसल हुआ और जब सिंचाई का समय आता
तो अगर बारिश हुई तो ठीक है, बारिश नहीं हुई तो कुएं के पानी से सींच लेता था। इस तरह उसका खेती अच्छी तरह होने लगा, घर का गुजारा भी होने लगा। लेकिन अब उसकी आंखें खुल गई थी कि मैं जिस जिस चीज़ों में असफल हुआ हूँ उसमें मुझे सफल होकर दिखाना है। तो उसने फिर जब कुछ पैसे हुए तो फिर से दुकान खोला, और अब की बार उसने लिख दिया उधारी प्रेम की कैंची है, किसी को भी उधार नहीं दिया जाएगा। और उसने चीज़ एकदम कम से कम प्रॉफिट में बेचना चालू किया। जो अगर कोई किसी चीज़ पे 10 रुपये प्रॉफिट लेता है तो वह 1 रुपये ही लेता था। इतना सस्ता था कि लोग उसके पास आने लगे और लेके जाने लगे। अगर कोई हाथ उधारी मांगता तो हाथ जोड़कर मना करता कि मैं इतने सस्ते में उधारी नहीं दे सकता हूँ। और जिसको भी अच्छे और सस्ते माल की ज़रूरत होती वह उस किसान के पास आ जाता, और उसके दुकान भी खूब चलने लगी। उसने खूब पैसे कमाए। किसान खेती करके भी कमा रहा था, बिजनेस में भी कमा रहा था, लेकिन उसे मन में कचोट रहा था कि जो लकड़हारा ने उसे निकाला था। वह एक दिन लकड़हारे के पास गया और उसने कहा, उससे पूछा कि भैया लोग 10 पेड़ काट ले रहे थे और मैं एक पेड़ भी क्यों नहीं काट पा रहा था। उस लकड़हारे ने कहा, भैया लोग अपने हथियार को रोज तेज करते थे, धार देते थे, इसलिए 10 पेड़ काट लेते थे, और तुम अपने हथियार को धार ही नहीं देते थे, इसलिए तुम पेड़ उतने नहीं काट पाते। जिंदगी में हथियार को धार देना का मतलब होता है कि अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो। जिस भी काम में, जिस भी बिजनेस में, जिस भी व्यापार में, जिस भी कंसल्टेशन में हो, आप उसके नॉलेज को लेते जाओ, तब आप दुनिया में कम्पीट कर पाओगे। वह बात उसे समझ में आ गई कि हथियार को धार देने का मतलब है कि अपने नॉलेज को बढ़ाते जाना। फिर वह उन बातों को समझ के अपने व्यापार को उसने और भी उन्नत किया। रोज रोज नई नई चीज़ें लाने लगा, नए नए ढंग से खेती करने लगा, और बहुत प्रगति हो गई और वह एकदम सफल आदमियों में हो गया। उसकी अच्छी गिनती समाज में मान सम्मान इज्जत वाले व्यक्ति की होने लगी। दोस्तों, ये माँ ने जो कहानी सुनाई थी आज मुझे याद आ गया। और फिर माँ हर कहानी के अंत में कहती थी कि और वो लोग बड़े आराम से रहने लगे, फिर उनके बच्चे हुए और उनका खानदान सुखरूप हुआ। इस तरह हर कहानी का एक अंत बहुत अच्छा होता था। तो दोस्तों, बचपन की मैंने एक कहानी सुनाई। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है सुनाना कि हमें अपने धार को तेज करते रहना चाहिए, अपने ज्ञान को तेज करता रहना चाहिए। जिस भी हम काम में लगे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे खेती कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, हर चीज़ में उन्नत के चांस रहते हैं। और अपने ज्ञान को हम बढ़ाएंगे तो ज़रूर एक न एक दिन सफल होंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने मेरी ये कहानी को सुन रहे हैं, जो लोग मेरी ये कहानी सुन रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अलविदा, नमस्कार, माँ की जय हो।